स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के लिए मैथ की शानदार सिलेक्शन सीरीज, जिसको देखने से आपका सिलेक्शन होना तय है और मैथ वाले पोर्शन में आपका जलवा होने वाला है। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमने 4 क्लासेस और हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं इसकी, तो जो भी बच्चे नए हैं पहले वो आप 4 क्लासेस देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर किस लेवल के क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। हमारी क्लासेस में जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल होगा, यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में हमारे लेटेस्ट एग्जामों में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हमारी क्लासेस में देखने को मिलेंगे। चाहे वो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन हो या फिर कोई एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो, तो वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को इस क्लास में मिलने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में जो भी अभी एग्जाम हो रहे हैं वह एप्टेक पैटर्न पर आधारित है, यानी कि एग्जाम जो आ रहे हैं, जो भी आने वाले हैं वो भी एप्टेक ही बनाएगा। तो एप्टेक का जो भी पैटर्न अभी हाल फिलहाल में देखा गया है वो सारे क्वेश्चन आपको हमारी क्लासेस में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए हमारी क्लासेस में बिल्कुल लास्ट तक और देखिए कि किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन को सीखने को मिलते हैं। बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ, विद कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको चीजों को सिखाने वाला हूं। तो चलिए फिर देखते हैं उसी क्रम में कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि प्रिज्म से है। एक समकोण प्रिज्म जिसका आधार एक त्रिभुज है, जिसकी आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। मैंने आपको सिखाया है और फिर से सिखा रहा हूं कि जैसे ही आप देखें आयतन या वक्र पृष्ठ, तो अभी फिलहाल आयतन का क्वेश्चन है, जब वक्र पृष्ठ का क्वेश्चन आएगा तो मैं वक्र पृष्ठ का भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और पिछली क्लासों में मैंने बताया है इसे। तो जो भी बच्चे नए हैं एक बार अगर आप देख लेंगे तो आप आयतन का, चाहे वो प्रिज्म हो, पिरामिड हो या कोई भी आकृति हो, आपको आयतन और वक्र पृष्ठ बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो फिलहाल पूछा है आयतन, तो मैंने आपको सिखाया है और फिर से सिखा रहा हूं कि किसी भी आकृति का आपसे आयतन पूछा जाए, आपको सिर्फ बोलना है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, चाहे वो कोई भी आकृति हो। अगर प्रिज्म है तो सिर्फ इतना ही लिखना है, लेकिन अगर प्रिज्म की जगह पिरामिड पूछ ले, मैं दोनों कॉन्सेप्ट हमेशा साथ में बता देता हूं। क्यों बता देता हूं? क्योंकि इससे ढेरों क्वेश्चन देखने को अभी हाल फिलहाल में मिले हैं, है ना। तो अगर पिरामिड है तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई तो रहेगा, लेकिन आगे आपको 1/3 जोड़ना है। 1/3 जोड़ना है। पिरामिड मतलब जिसका ऊपरी हिस्सा नुकीला होता है, जैसे कि शंकु हो गया, आपने देखा होगा, वो भी एक प्रकार का पिरामिड है, ठीक है ना। तो फिलहाल बात हो रही है प्रिज्म की, पिरामिड की नहीं हो रही है। तो प्रिज्म का आयतन पूछे, आपको बोलना है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार मतलब कि उस आकृति का बेस मतलब आधार कैसा है, उसका तल कैसा है, कौन सी आकृति है। तो सारी आकृति हम मेंसुरेशन 2D में पढ़ के आते हैं, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया या समलंब हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो जितने भी चतुर्भुज हैं या त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो जैसा भी उसका आधार है उसका हमें क्षेत्रफल बस मालूम होना चाहिए। जैसा कि इसमें बताया है एक समकोण प्रिज्म जिसका आधार एक त्रिभुज है, जिसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। सर इसमें तो बताया ही नहीं कि त्रिभुज कौन सा है, तो मैं आपको एक कीवर्ड देता हूं। अगर त्रिभुज की ऊंचाई दी है तो आपको मान लेना है कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर त्रिभुज में ऊंचाई दी है और आधार दिया है तो वो कौन सा त्रिभुज हो सकता है, तो वो समकोण त्रिभुज हो सकता है, ठीक है ना। और अगर दो भुजाएं दी हैं तो एक तो होता है समकोण त्रिभुज जिसमें ऊंचाई होती है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसमें ऊंचाई होती है। तो फिलहाल तो इसमें आधार और ऊंचाई की बस बात हो रही है। अगर दो और भुजाओं की बात होती, दो समान भुजाएं ये हैं और ऊंचाई दी है, तो हम मानते कि हाँ भाई समान भुजा, दो समान भुजा किसमें होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में। तो जहां जहां भी ऊंचाई का जिक्र होगा तो या तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा या फिर समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ ऊंचाई है और आधार दिया है, तो आधार और ऊंचाई जहां दी है तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना दिया है, आधार दिया है 8, ऊंचाई दी है 5,
2 से जाएगा, 2 चौके 8, 4 पंचे 20, ये हो गया। या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आधार और ऊंचाई मालूम है तो आप दोनों में से किसी एक भुजा को कर लेना आधा। जैसे 5 का आधा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन 8 का आधा होता है 4, तो 4 पंचे हो गया 20। गुणा करा देना है ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है 10, तो 20 गुणा 10 कराएंगे और ये ऑप्शन नंबर डी 200 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आयतन है। कोई अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि अगर हमसे आयतन पूछा है तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, चाहे वो घन का आयतन हो, घनाभ का आयतन हो, बेलन का आयतन हो, या फिर किसी भी आकृति का आयतन हो, आपको बोलना है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, ये भी एक प्रकार के प्रिज्म ही है। ये भी एक प्रकार के क्या है, प्रिज्म है। तो चाहे कोई भी प्रिज्म आ जाए, हमें सिर्फ उसका आधार देखना है। अगर उसका आधार त्रिभुज है तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, अगर उसका आधार आयत है तो आयत का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, अगर उसका आधार वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, अगर उसका आधार, आधार मतलब बेस, तलहटी, अगर उसका आधार वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर देना, आपका निकल के आएगा आयतन। बात समझ गए ना। और अगर यही प्रिज्म की जगह लिखा होता पिरामिड तो इसके आगे सिर्फ आपको जोड़ना है 1/3। जितनी भी आकृति इस तरीके से होती है, ऊपर का हिस्सा नुकीला होता है, उसको पिरामिड बोलते हैं, और पिरामिड के आगे आपको 1/3 जोड़ देना है। 1/3 भी आपको दिख रहा होगा, एक प्रकार से नुकीला टाइप से, है ना। तो बस ऐसी दिमाग में एक इमेज बना लो कि पिरामिड पूछेगा तो 1/3 जोड़ देंगे, नहीं तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हमारा आयतन होता है। ठीक है ना। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का है, और काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी इसे कर पाएंगे। एक मजदूर अपनी 12,000 की तनख्वाह का 85% खर्च करता है, वह कितने प्रतिशत खर्च करता है, हमसे पूछा। अरे भाई, लिखा तो है 85% खर्च करता है, यानी कि हमसे 12,000 का मतलब गुणा 85% पूछा है। 85%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 100। बस यहाँ से काटा पीटी, 2 शून्य से 2 शून्य गए, गुणा करा देते, 12 पंचे 60, यहाँ आ जाता 6 का 6, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 हो जाएगा अपना 102, 2 शून्य के 1 शून्य का 1 शून्य, यानी कि 10,200 हमारा आंसर हो जाता गुणा कराने के बाद। दूसरी बात, आप इसे पढ़ते पढ़ते कर पाते कि भाई 85% खर्च कर दिया, सिर्फ खर्च का पूछा है, तो आप इसमें से बचत निकाल देते कि भाई 15% उसने बचा लिया है, तो इसका 15% निकाल के बाहर कर दो आप। तो 12,000 का 10% 1200 और 5% और लेते, तो जब 10% 1200 है तो 5% 600 और मिल जाता, यानी कि टोटल हो जाता 1800। उसने सिर्फ 1800 रुपए बचा लिए हैं, बाकी खर्च कर दिए। तो 12,000 से 1800 जाते तो 10,200 हमारा आंसर हो जाता। या फिर सीधा सीधा आपको 85% निकाल देना है, 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ 12 पंचे 60, 6 12 अट्ठे 96 और 6 हो गया 102, 2 शून्य 1 शून्य बचा था, लगा दिया, 10,200, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता। ठीक है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, 5 टेस्ट स्कोर का औसत 21 है, यदि इनमें से एक स्कोर 30 है तो शेष 4 इसका औसत क्या है। तो देखो, कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर छोटा है तो मामूली सा गुणा भाग कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। औसत का मतलब होता है हर एक की वैल्यू, मेरे साथ बोलना है, औसत मतलब हर एक। ठीक है ना। यानी कि हर एक टेस्ट का स्कोर 21 है, और ऐसे कितने टेस्ट हुए हैं, 5, तो 21 पंचे 105, ये हमें 5 टेस्ट का योग मिल गया। 5 टेस्ट का क्या मिल गया है, योग। अगर हमें औसत मालूम है तो हमें योगफल भी मालूम है। कैसे मालूम है, क्योंकि औसत का मतलब होता है हर एक की वैल्यू। हर एक संख्या अगर 21 है और ऐसी 5 संख्या है तो 21 पंचे 105 हुआ कि नहीं, जिसमें से किसी एक टेस्ट का स्कोर 30 है, अगर हम इसको निकाल देते हैं तो यहाँ आ जाता है 75, और ये बचता है 4 टेस्टों का, तो 4 टेस्टों का कुल योग है 75। औसत मतलब हमने अभी सीखा है हर एक की वैल्यू, तो 4 स्कोर का औसत क्या होगा, तो 4 स्कोर, 4 टेस्ट लिखना होगा, 4 टेस्ट का औसत स्कोर क्या होगा। तो 4 की वैल्यू 75 है, औसत मतलब हर एक, तो हर एक की वैल्यू क्या होगी, 75/4। 4 से हम इसे भाग कराएंगे तो अपना यार मतलब 19 चौकी 76 होता है, लगभग 19 के पास है, तो हमें वैसे भी लगभग बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 19 आंसर हो जाएगा, लगभग में देना है।
लेकिन अगर इसे सॉल्व करेंगे देखेंगे 4 एकम 4 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 3, 4 आठे 32 हो जाएगा, बच जाएगा फिर भी 3 रखा 0.30, 4 सत्ते 28 बचा 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, 18.75 मतलब कि 19 के पास ही तो है, तो लगभग में बताना था, तो लगभग 19 के पास हमारा इसका आंसर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे अगर करेक्ट आंसर निकालें तो 18.75 है, लेकिन लगभग में पूछा है इसलिए डी 19 आपको लगाना है। चलिए, एक कक्षा में 30 दिनों तक प्रतिदिन औसतन 60 छात्रों की उपस्थिति रही। औसतन मतलब हर एक की वैल्यू, औसतन मतलब हर एक की वैल्यू, हर दिन 60 छात्र आए हैं और लगभग कितने दिन की बात हो रही है 30 दिन, तो कुल उपस्थिति कितनी है। अरे भाई ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, मामूली सा गुणा का क्वेश्चन है कि एक दिन में 60 छात्र आए हैं और छात्र आए हैं 30 दिन तक, तो एक दिन की वैल्यू मालूम है, ज्यादा के पूछ रहे हैं, कराते हैं गुणा, 6 3 18, 2 शून्य के 2 शून्य, 1800 हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन मैंने घर पे नहीं बनाए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं, और जो आपने पहले देखे हैं, जैसे कि आपने प्रिज्म का एक क्वेश्चन देखा है, इस टाइप से भी क्वेश्चन वहां पे आए हैं। ये इसका 85% औसत से आसान सा क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले हैं। यदि अनुपात 42:5, अनुपात मतलब आप भिन्न में लिख सकते हैं, 42:5 लिखें या 42/5 लिखें, बराबर है किसके 7x/10 के। तो इसे सिर्फ सॉल्व करना है, x का मान आपसे पूछा है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पक्षांतर आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ही था, है ना। अब हमें मालूम है कि हमें तो 7x की वैल्यू चाहिए है, तो वैसे तो आप यहीं से काट सकते थे, 7 एकम 7 6 42, 5 एकम 5 दूनी 10, क्योंकि ये सब पक्षांतर होके ये जो 10 है ऊपर आ जाता, तो 5 से 10 को आप काटते ही, ये 7 जो है वो नीचे आ जाता, 7 एकम 7 6 42 करते ही। तो ये चीजें आप सीख के रखिए ताकि आप एक लाइन एग्जाम में बचा सकें, जो आपको लिखना ना पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये 2 नीचे है, बराबर के इस साइड जाएगा, नीचे मतलब भाग है, इस साइड आएगा तो गुणा होगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर x, और 12 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए, यदि 15 आदमी एक दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं, तो कितने आदमी है 15, कितने दिनों में बना रहे हैं 12 दिनों में, ठीक है ना। तो उसे 6 दिनों में पूरा करने के लिए, इसी काम को 6 दिनों में पूरा करना है, आदमी पूछा है, एक और आदमी, दिन की जगह दिन लिखेंगे, 6 दिनों में करना है। फिर से वापस से पक्षांतर का क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, है ना। वो कह रहा है कि भाई 6 दिनों में कराना है, इस 6 का भी गुणा हो रहा है, बराबर के साइड लेके आओगे, भाग होगा मतलब बटे में आएगा तो काटेंगे ना, तो यहीं से निपटा दो, 6 एकम 6 दूनी 12, 15 दूनी 30 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो कार्य समय से इस टाइप के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए, तो देखो कुछ क्वेश्चन बेसिक होते हैं, कुछ इस टाइप से भी आ जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन हमें सीखना है। तो एक बेलनाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है। तो जब भी पानी से भरा हुआ है या किसी आकृति के अंदर, आप किसी भी ठोस आकृति के अंदर या खोखली आकृति के अंदर आप कुछ भरने की बात करते हैं, तो वो तो खोखली आकृति यानी डिब्बा क्या होता है, खोखली आकृति ही है। तो किसी भी आकृति के अंदर आप कुछ भरने की बात करते हैं, कुछ रखने की बात करते हैं, तो वहां इस्तेमाल होता है आयतन। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, मतलब आपको समझ जाना है कि बेलन के आयतन की बात चल रही है। यह पानी, तो मतलब जो बेलन का आयतन है उसी के आयतन के बराबर, देखो यह पानी एक शंकु आकार के पात्र में डाला जाता है, शंकु आकार के पात्र में डाला जाता है, और जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने शंकु आकार के पात्र भरे जा सकते हैं। तो भाई हम भर किससे रहे हैं, बेलन से, तो हमें बेलन का आयतन मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं बेलन क्या होता है, बेलन क्या होता है, इस तरीके की आकृति को ही बेलन बोलते हैं, ये हमारा बेलन है, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन चाहिए, तो बेलन भी एक प्रकार का प्रिज्म है, तो किसी भी आकृति का आयतन चाहिए है, मैंने अभी आपको सिखाया, आपको बोलना है आधार का क्षेत्रफल, बोलते जाओ मेरे साथ, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बस किसी भी आकृति का आयतन पूछे। लेकिन अगर किसी पिरामिड का पूछे, पिरामिड मतलब जिसका ऊपरी हिस्सा नुकीला होता है, जिसका ऊपरी हिस्सा कैसा होता है, नुकीला होता है ना, तो आपको उसके आगे जोड़ना है 1/3,
फिलहाल मैंने आपसे पूछा है बेलनाकार पात्र मतलब बेलन का आयतन बताइए, तो इसके आधार पर बन रहा है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बोलो होता है ना, और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई ये इसकी ऊंचाई है, गुणा एच। लो भाई आयतन का फार्मूला तैयार हो गया, बराबर। तो जो बेलन का आयतन है वही आयतन होगा शंकु का। क्यों होगा? क्योंकि इसी का पानी तो आप उसमें डाल रहे हैं। तो लेकिन आप से पूछा क्या है कि जो शंकु आकार के पात्र हैं वह कितने भरे जाएंगे, मतलब छोटे छोटे हैं लेकिन भरना तो इसी आयतन से है ना, तो उसकी हम संख्या निकालेंगे। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो पहले आप शंकु देख लो कि भाई शंकु क्या होता है। ये होता है शंकु, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा शंकु है। तो इसका आधार भी तो वृत्ताकार है, वृत्ताकार है। तो मेरे साथ बोलो आयतन में क्या बोलना है आपको, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई मतलब एच। आयतन में हमेशा ऊंचाई लिखना है, ठीक है ना। लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा तो सर नुकीला है, तो ये एक शंकु तो है ही, शंकु तो है ही, लेकिन शंकु के हिसाब से अगर देखा जाए कि इसका तो ऊपरी हिस्सा नुकीला है, और जिसका ऊपरी हिस्सा नुकीला होता है वो एक प्रकार का पिरामिड ही होता है। तो यही तो हमारा पिरामिड है, और जो भी पिरामिड होते हैं उसके आगे जुड़ता है हमेशा 1/3, उसके आयतन में जुड़ता है 1/3। ऐसे बनता है दोस्तों फार्मूला। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख के भी इसका सॉल्यूशन आपको बता सकता था, लेकिन मैं आपको याद भी कराना चाहता हूं कि कैसे पाई आर स्क्वायर एच आया है, कैसे पाई आर स्क्वायर एच में आगे 1/3 जुड़ा है, क्योंकि ये एक शंकु है। शंकु मतलब एक प्रकार का पिरामिड, पिरामिड मतलब जिसका ऊपरी हिस्सा क्या होता है, नुकीला होता है। बात समझ रहे हैं ना, इसका ऊपरी हिस्सा क्या होता है, नुकीला होता है। ठीक, चलिए अब सिर्फ वैल्यू रखनी है। लेकिन क्या दोनों आकृति समान है? नहीं, आकृति समान नहीं है, इसका आयतन समान है। जो इसमें पानी है उसी पानी से इसको भरा जाना है, लेकिन ये आकृति कुछ छोटी होगी, इसलिए हमसे इसकी संख्या पूछा है। तो जिसकी भी संख्या पूछता है उसके साइड आपको लिख देना है एन, एन फॉर नंबर, तो उसी की संख्या निकल के आएगी। शंकु आकार के पात्र भरे जा सकेंगे कितने, कितने शंकु, तो शंकु की संख्या पूछी है तो शंकु साइड एन लिख दो। अगर बेलन की संख्या पूछी होती तो बेलन साइड एन लिख देते। अब इसके बाद बचा है हमारा शुद्ध और शुद्ध कैलकुलेशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पाई से पाई यहाँ पे चला जाएगा, बाकी वैल्यू अलग अलग है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि बेलन की त्रिज्या कितनी थी, 14, तो आर वर्ग मतलब 14 का वर्ग यानी कि 14 गुणा आप 14 लिखेंगे, गुणा एच, एच जो है वो 40 है, बराबर 1/3 आएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, त्रिज्या यहाँ पे कितनी है, 7 है, शंकु की त्रिज्या 7 गुणा 7, एच की वैल्यू है 12, और एन का मान हमसे पूछा है। सर ये एन क्या है, कितने शंकु मतलब नंबर, एन फॉर नंबर। अब सिर्फ काटा पीटी यहाँ से हमारी बच जाती है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 से 3 चौके 12 हो जाएगा, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7 दूनी 14, 4 एकम 4 धाम 40, 10 दूनी 20 दूनी 40, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं थी कि फार्मूला लिख दिए बता दिए। फार्मूला आया कैसे, बनता कैसे है, चाहे आप किसी का भी आयतन निकाल लें, आपको बोलना है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। प्रिज्म, ये एक प्रकार की प्रिज्म होते हैं जो नीचे भी जिनकी आकृति वैसी हो ऊपर भी वैसी हो, जैसे नीचे भी वृत्त है ऊपर भी वृत्त है, प्रिज्म है। नीचे भी आयत है ऊपर भी आयत है, प्रिज्म है। नीचे वर्ग है ऊपर भी वर्ग है, क्या है, प्रिज्म है। तो जितनी भी आकृति होती है वो सारी ही क्या होती है, प्रिज्म। अगर उनके बेस और ऊपर का हिस्सा भी कैसा है, सेम है। लेकिन अगर नीचे कुछ भी आकृति है, ऊपर क्या है, नुकीला है, तो उसी को बोलते हैं पिरामिड। और उसके आयतन में भी आपको आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई तो बोलना ही है, लेकिन अगर ऊपर से नुकीला है तो आगे 1/3 जोड़ना है। और उसका सीधा सीधा उदाहरण बनता है हमारा शंकु। शंकु ऊपर से नुकीला है इसलिए आगे 1/3 जुड़ता है। तो जितने भी पिरामिड हो उसके आगे आपको 1/3, बाकी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई दोनों जगह है, ठीक है ना। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, तो आंसर हो गया हमारा 40। चलिए, ये रहा हमारा फिर से प्रिज्म का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं ना कितने क्वेश्चन आए प्रिज्म से। अगर समझ में आया है तो इसका मुझे आंसर दो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो मैं वीडियो की टाइमिंग को देख के समझ जाऊंगा कि हाँ आपको विच टाइमिंग पे उसमें कमेंट करना है कि नीचे कितने सेकंड पे आपने इसका आंसर निकाल लिया था, ठीक है ना। बाकी मैं देख ही लूंगा। चलिए, आंसर बताइए कमेंट में। अगर आपने वीडियो को देखा है तो 101% आपका आंसर आने वाला है, ठीक है ना।
चलिए, तो अगर आपने पहले की क्लास देखी है तो आंसर आ ही गया होगा। समकोण प्रिज्म, प्रिज्म मतलब आप समझ गए ना, प्रिज्म समझ गए ना, का आधार 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का आयत है। तो आयत लंबाई गुणा चौड़ाई दी है यहाँ पे। आधार में मतलब आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई की बात होती है। 8/6 लिखा है, ये पहले जो लिखी है इसको लंबाई बोलेंगे और जो बाद में लिखी है वो चौड़ाई है। हम ऐसे ही तो बोलते हैं 8/6 है ना, मतलब 8 गुणा 6, तो ये लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चौड़ाई को। आयत है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का पार्श्व सतही क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इंग्लिश में भी लिख कर दिया है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। और पार्श्व सतही क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो सर आपने आयतन तो सिखा दिया, आयतन तो आपने सिखा दिया, तो देखो यहाँ पे बच्चों याद रख लो एक बात बहुत काम की है, आयतन। आयतन आपसे किसी भी प्रिज्म का पूछे आपको बोल देना है आधार का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कभी एग्जाम में नहीं फंसोगे आप, ठीक है। ये आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई आयतन हो गया, यानी इसके आधार पर जो भी आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल निकाल लो। जैसे आयत है तो आयत का क्षेत्रफल 8×48 गुणा 14 करा देते, हमारा आयतन आ जाता। लेकिन यहाँ तो सर हमसे वक्र पृष्ठ पूछ लिया है, तो मेरे भाई वक्र पृष्ठ के लिए भी हमारे पास शानदार तरीका है। वक्र पृष्ठ, पहले तो आप वक्र की मीनिंग बता दो। वक्र मतलब घूमी हुई, वक्र का मतलब घूमी हुई। अभी आप मोबाइल लेके आ रहे हैं, उसकी कर्व्ड स्क्रीन है, कर्व्ड मतलब कर्व्ड की हिंदी मीनिंग ही वक्र होती है, यानी घूमी हुई। और हम घूमते कहाँ हैं, हम घूमते कहाँ हैं, बाउंड्री पर। बाउंड्री मतलब परिमाप। तो जब भी वक्र पृष्ठ बोले, जब भी वक्र पृष्ठ बोले आपको मेरे साथ बोलना है आधार है, तो आधार का ही काम का परिमाप, क्योंकि वक्र यानी घूमना, वक्र यानी घुमा हुआ, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, बस। तो किसी भी प्रिज्म का आप आयतन बता सकते हैं, वक्र पृष्ठ बता सकते हैं। और सर अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया तो, और अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया तो क्या करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, कोई डिब्बा है या कोई कमरा है, पहले आप दीवारें बनाते हैं, फिर नीचे टाइल्स लगवा देते हैं, ऊपर छत होता है, तो चारों तरफ से बंद वो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सॉरी वो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी वक्र पृष्ठ यानी कि चारों दीवारों में नीचे से ढक्कन लगा दो और ऊपर से ढक्कन लगा दो तो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी संपूर्ण पृष्ठीय कुछ अलग से होता नहीं। यानी कि अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो पहले आपको निकाल लेना है वक्र पृष्ठ, उसी आकृति का क्या निकाल लेना है, वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ निकालना आप सीख गए हैं, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, प्लस इसमें आपको जोड़ देना है नीचे प्लस ऊपर का क्षेत्रफल, ये आपको जोड़ देना है। यानी कि जैसे मान के चलो किसी आयताकार प्रिज्म का आपसे क्या पूछ लिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पहले निकाल लेना है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, जैसे नीचे आयत बना है, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा सर, 8 और 6 14, 14 दूनी 28, 28 गुणा 14 करेंगे, 28 गुणा 14 करेंगे तो आपका आ जाएगा वक्र पृष्ठ। लेकिन इस वक्र पृष्ठ में आपको ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल और शामिल कर देना है, नीचे प्लस ऊपर का क्षेत्रफल। अब जब प्रिज्म है तो जो आकृति नीचे बनेगी वही आकृति ऊपर बनेगी, जो आकृति नीचे बनेगी वही आकृति ऊपर बनेगी। तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या हुआ, नीचे मतलब आधार, 8 48, 48 नीचे है 48 ऊपर है, यानी 96 और जोड़ देना, वक्र पृष्ठ निकाल के 96 और जोड़ देना, आपका संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। बात समझे ना। यानी कि आयतन पूछे तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई करा दो, वक्र पृष्ठ पूछे तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई करा दो, और अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो पहले निकाल लेना वक्र पृष्ठ, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई करके उसमें नीचे का और ऊपर का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ के वो और जोड़ देना, उसमें शामिल कर देना, तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है ना। और हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है पार्श्व सतही क्षेत्रफल। उसने बता दिया है कि इसका जो आधार है वो कैसा है, आधार 8 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर का आयत है।
तो ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप हमें वक्र पृष्ठ बताना है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार पर आयत बना है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई है 8 और चौड़ाई है 6। तो 8 6 14 दूनी 28 हमारा परिमाप आ गया। और आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि ये हमारा आयत है, अगर ये 8 है और ये 6 है तो यहाँ फिर 8 और 6 आएगा। परिमाप मतलब सभी भुजाओं को जोड़ना, परि मतलब चारों तरफ, माप यानी मापन, चारों तरफ का मापन। तो 8 6 14, 8 6 14, 14 14 दो बार है तो 14 दूनी 28 तो होगा ही। यानी कि फार्मूला अगर याद नहीं है तब भी आप परिमाप बता सकते हैं कि 8 6 14, 8 6 14, तो 14 14 28 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 14, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 14 अट्ठे 112, यहाँ आ जाएगा हासिल में 11, 14 दूनी 28, 28 और 11 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। 392 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में बताते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने कोई आपको फॉर्मूला नहीं बताया कि यहाँ ये लिखना है यहाँ वो, तरीका एक ही रहेगा। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, वक्र पृष्ठ आएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आयतन आ जाएगा। किसी भी प्रिज्म का कुछ अलग से याद नहीं करना है। और संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया सर तो पहले बच्चों वक्र पृष्ठ निकाल लो, जैसे 392, और अगर हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना होता तो इसके आधार पर क्या बना है आयत, तो उस आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल से ही तो ढक्कन लगेगा, नीचे भी क्षेत्रफल कवर करेगा, ऊपर भी क्षेत्रफल कवर करेगा। तो 8 48 नीचे है, 8 48 ऊपर है, तो 48 48 96 और इसमें जोड़ देते, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता। बात को समझे ना? अगर बात क्लियर समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ सर हम प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आज पूरी तरीके से सीख चुके हैं। ठीक, चलिए। पिता और उनकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 11:5 है। कितना है अनुपात? 11:5 है। चलिए, उनकी आयु का गुणनफल 1980 है। तो देखो गुणनफल का, तो जब दो अनुपातों का गुणनफल हमें दिया होता है तो गुणनफल कितना दिया है 1980। अगर हम अपने हिसाब से गुणनफल देखें तो 11 पंचे 55 ही होगा, या आप 11 गुणा 5 लिख देना यहाँ पे, या सीधा 55 ही लिख देना। तो जब भी गुणनफल दिया है तो देख लेना है आपको कि यह कितने अनुपातों का है, 2 अनुपातों का है। तो गुणनफल से काटने के बाद यहाँ जो संख्या आएगी 101% किसी ना किसी का वर्ग होगी। और अगर यहाँ पे 3 अनुपात होते, 3 संख्या दी होती अनुपात में, तो काटने के बाद यहाँ पे जो संख्या आएगी वो किसी ना किसी का घन होगी। तो अगर घन है तो घनमूल निकालना है, और अगर वर्ग है तो वर्गमूल निकालना है। तो अगर यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, 2 अनुपातों का गुणनफल दिया है, तो पहले इसको काट लो। 11 पंचे 55, 11 से जाएगा 11 एकम, 11 अट्ठे 88, शून्य का शून्य, 5 से जाएगा 5 एकम, 5 तिया 15, 5 छक्के 30। तो 2 अनुपात थे, तो यहाँ पे काटने पे जो संख्या आई है वह किसी न किसी का वर्ग है। यानी आपको दिख रहा है कि 36 किसी न किसी का वर्ग है, तो हमें 36 का वर्गमूल लिखना है। तो 36 का वर्गमूल हो गया 6। उसके बाद कहना है चाहिए क्या, जो भी चाहिए है उससे गुणा करा दो। तो उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताइए। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात यही था 11 और 5, इनका अंतर 6 ही है, तो हमें 6 की वैल्यू बताना है। उनके हिसाब से 1980, अपने हिसाब से 55, गुणनफल हो गया। काट लेना है, जो भी संख्या आएगी वह किसी न किसी का वर्ग आएगी। अगर 2 संख्या है तो वर्ग से ही गुणा नहीं करा देना है, हमेशा वर्गमूल लिखना है। तो वर्गमूल 36 का होता है 6, जो भी वैल्यू चाहिए है 6 से गुणा कराओ। तो अंतर चाहिए है तो अंतर भी 6 ही है, तो 6 गुणा 6 यानी कि 36 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर वो पूछता पिता की आयु बताइए तो यहाँ 11 लिख देना, 11 6 66 आ जाएगा। पुत्र की आयु या बेटी की आयु दी है तो बेटी की आयु पूछता, तो बेटी की आयु 5 है, तो 11 यहाँ पे आप 5 लिखते, 5 छक्का 30 हो जाता। बात अभी समझ में आई? तो फिलहाल पूछा है अंतर, तो जो भी वैल्यू आप बताएं उनके हिसाब बटे अपने हिसाब चाहिए क्या। अगर गुणनफल वाला केस है तो जो भी संख्या आएगी वह किसी ना किसी का वर्ग जरूर होगी। तो वर्ग है तो वर्गमूल बताना है, और अगर 3 अनुपात होते तो वह संख्या किसी ना किसी का घन होती तो आप घनमूल बताते। ठीक है ना, उसके बाद गुणा कराते। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया है। सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है व्यास, हमें चाहिए है आर यानी कि त्रिज्या। तो ये भी बात आपको मालूम होगी कि व्यास का जस्ट आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो 28 है, 28 का आधा करेंगे 14 आएगा, यही हमारी त्रिज्या है।
तो देखो पाई आर स्क्वायर पर वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सिखाता हूं कि जो आप 14 है, 14 का गुणा आप यहाँ कराएंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, आर गुणा आर यानी 14 गुणा 14, जो भी आंसर आएगा 14 का गुणा जाएगा, 14 का गुणा जाएगा, आएगा कि नहीं। और 14 का गुणज मतलब 14 से कटने वाला आएगा। तो जो संख्या 14 से कट रही है वो 14 के बच्चों से भी कटेगी, बच्चों से मतलब इसके गुणनखंड से। 14 किस किस से कटता है, 14 7 से कटता है, 14 2 से कटता है ना। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो भी ऑप्शन 2 से कटेगा या 7 से कटेगा तो 2 की विभाजिता आसान है। 2 की विभाजिता क्या होती है, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा या जिसका इकाई अंक 2 से कटने वाला होगा वही संख्या 2 से कटेगी, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी हो। ये ऑप्शन 2 से कट रहा है तो इसका इकाई अंक 6 है, हाँ सर ये 2 से कट जाएगा। क्या ये संख्या 2 से कट रही है, नहीं सर इसका इकाई अंक 1 है। क्या ये संख्या 2 से कटेगी, नहीं सर इसका इकाई अंक भी 1 है। क्या ये संख्या 2 से कटेगी, नहीं सर इसका इकाई अंक 9 है। अगर 0 2 4 6 8 में से कोई एक होता तो जरूर ये संख्या 2 से कटती। तो सीधी बात, जो संख्या 14 से विभाजित होगी वही हमारा आंसर है। 14 की विभाजिता नहीं मालूम है, हमें तो मालूम है 7 और 2, 7 दूनी 14 होता है, क्योंकि तो जो संख्या 2 से कटेगी वही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन कठिन है या बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन टाइमिंग का अगर इश्यू है तो बच्चे इसी क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड में बनाएंगे, वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे गुणा भाग कराएंगे। लेकिन आप बिल्कुल देखते ही बता पाएंगे, चाहे 28 की जगह यहाँ पे मतलब 14 की जगह कोई भी संख्या आ जाए, विभाजिता के नियम से आप इतना आइडिया लगा पाएंगे। और बिना सॉल्व किए 28 मतलब त्रिज्या आर है और ये 14 2 से कटता है, जो भी आंसर होगा वो 2 से कटेगा। कोई भी आंसर ऑप्शन 2 से नहीं कट रहा है सिवाय ऑप्शन ए के, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्जामिनर चाहता ही है कि आप स्मार्ट अप्रोच लगाएं, ताकि कोई और लेंदी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से टाइम बचा के आप वहां अप्लाई कर सकें, ठीक है ना। यही हमारी एवरेज स्पीड होती है कि क्वेश्चन को जितने जल्दी आप उड़ा सकते हैं उड़ा लीजिए। बाकी अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो ताकि आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकें, जब टाइम रहेगा तभी तो दिमाग लगा पाएंगे। चलिए, तो ये सरलीकरण का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको बोर्ड मास आता है तो आपको मालूम होगा कि बोर्ड मास BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ओ मतलब ऑफ यानी का करके जो लिखा होता है ना का, उसको हल करते हैं। डी मतलब डिवाइड यानी कि भाग करेंगे आप। एम मतलब मल्टीप्लाई यानी उसके बाद गुणा करेंगे। उसके बाद आप एडिशन यानी कि जोड़ना करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी कि घटाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको क्या दिख रहा है, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है और ब्रैकेट में क्या लिखा है 75 माइनस 25, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, आपको हल करके ही लिख लेना है कि 75 में से 25 जाएगा तो 50 बचेगा, बाहर भाग है। तो बोर्ड मास में बी तो हल हो गया, ओ है ही नहीं, तो अब क्या होगा, अब डिवाइड ही तो होगा। डिवाइड किससे करना है, 5 से, तो 5 से कर ही दो, 5 से डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद आप जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, जो भी दिया है वो कर सकते हैं। तो 10 और 14 आपस में जोड़ेंगे 24 हमारा आंसर हो जाएगा। 14 और 10 24 हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। किसी नगर की जनसंख्या हर वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 3 वर्षों के बाद की जनसंख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है परसेंटेज से, यानी कि क्रमागत वृद्धि वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। क्रमागत वृद्धि तो 10% दिया है, सबसे पहले 10% की आपको भिन्न बनाना है। तो मैं जब भी अपने ऑफलाइन बैचेस में इस टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, हमेशा 10% वाला मैं अभी आईएमपी टिक कराता हूँ। आप हमेशा देखना, अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो आप किसी भी एग्जाम को पलटना, आपको किसी ना किसी चैप्टर में 10% की क्रमागत वृद्धि वाला, क्रमागत वृद्धि ही चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज में 10% का क्वेश्चन मिलता ही है ना। तो 10% की बच्चों को भिन्न हमेशा याद होती है और इसका आंसर भी याद होता है। 10% मतलब 1/10। करते कैसे हैं क्वेश्चन को, आपको हमेशा जब भी ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन आ जाए आपको यहाँ पे लिखना है पहले और बाद, ठीक है ना। यानी कि 10% का मतलब 1/10 है। वहां की जनसंख्या अगर 10 थी तो 1 की वृद्धि हो गई है तो जनसंख्या हो गई है 11। तो पहले 10 थी अब हो गई है 11। कितने वर्ष का मामला है, 3 वर्ष का मामला है। आपको यही डाटा 3 बार लिखना है, 10 11 10 11 हो गया 3 बार, और बिल्कुल सीधा सीधा गुणा करा देना है। अगर इस लाइन से इस लाइन की कोई संख्या कटती है तो काटना है, नहीं तो सीधा गुणा करा देना है। तो कटती तब है जब तीनों साल के अलग अलग प्रतिशत होते तो कटती, एक ही प्रतिशत में नहीं कटती है।
तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा देखो 1000, और 11 11 11 कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1331 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इनमें से कौन सा वर्तमान है, कौन सा क्या है, तो वर्तमान आप निश्चित नहीं कर सकते कि कौन सा वर्तमान है। ठीक है ना, ये दोनों ही अपने आप में वर्तमान है। ये हमें पता चलेगा कि एग्जाम पूछ क्या रहा है। तो एग्जाम पूछ रहा है, एग्जाम क्या पूछ रहा है कि 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो उसने पूछा है, शब्द पकड़ना है बाद, यानी वो ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, मतलब तो उसने बताई कौन सी है, 1000। ये हमारा वर्तमान है। अगर वो कहता बाद की जगह लिखा होता पहले, बाद की जगह लिखा होता पहले, मतलब ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो एग्जाम में बताया क्या है ये, तो आप फिर इसको वर्तमान बोलते। अभी उसने पूछा है आपसे बाद 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी, तो बाद की वैल्यू ये आपसे पूछ रहा है, मतलब ये हमारा वर्तमान है। अगर पूछता पहले कितनी होगी, 3 वर्षों के पहले जनसंख्या कितनी थी, मतलब ये पूछ रहा है, तो ये हमारा वर्तमान है। बात को समझ गए ना। एग्जामिनर पूछ कैसे रहा है, उसमें वर्तमान कैसे पता चलेगा कि इनमें से वर्तमान क्या है। बाद पूछा है, मतलब ये तो पूछ रहा है, ये बताया होगा, तो उनके हिसाब से, मतलब प्रश्न के हिसाब से जनसंख्या है 50,000, हमारे हिसाब से अभी वर्तमान जनसंख्या है 1000। गुना चाहिए क्या, चाहिए तो यही है ना, यही तो पूछ रहा है, मतलब ये बताया था इसलिए मैंने ये नीचे लिख दिया। उनके हिसाब बटे अपने हिसाब, चाहिए क्या, तो अभी वर्तमान हमारा ये है। अगर पहले की पूछता तो ये हमारा वर्तमान होता। यहाँ चाहिए है 1321, 3 शून्य से 3 शून्य यहाँ पे कट जाएगा, तो लास्ट में शून्य तो आना ही है, तो सब जगह देखो शून्य है। और शून्य के बाद अगली यानी दूसरा जो अंक होगा वो क्या होगा, 5 एकम 5 होगा। तो किसमें 5 लिखा है, तो एक तो इसमें 5, ये इसमें 5 नहीं लिखा है, इसमें 5 नहीं लिखा है। ये हमारा 2 ऑप्शन यहाँ पे कट गए ना। दूसरी बात, हमारा आंसर जो भी होगा, ये 1331 किसका गुणज है, देख ही रहे हो आप, 11 का। जो भी आंसर होगा वो 11 से कटने वाला होगा। क्या ये संख्या 11 से कटती है, तो 11 पंचे 55, 10 बच गया 105, और 11 के बारे में 105 आता ही नहीं, तो ये नहीं कटता है। 11 छम 66, भग्नास्ते की सुन 11 पंचे 55, एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है इसके बाद, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप गुणा कराए बिना भी बच सकते हैं। एक तो 11 का गुणज होगा, लास्ट में इसकी जो संख्या आएगी उसकी सेकंड डिजिट जो होगी वो 101% 5 होगी, क्योंकि 5 एकम 5 तो आना ही है। इकाई अंक, इकाई अंक तो शून्य होगा, एक ही शून्य होगा, उसके बाद 5 होगा। यहाँ 2 शून्य है, यहाँ 2 शून्य है, यहाँ 2 शून्य है, नहीं, सिर्फ एक अंक के बाद 5 चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो गया। बाकी आपको गुणा कराना है, करा सकते हैं। 5 एकम 5, 5 या 15 की 5 हो जाएगा, यहाँ पे एक आएगा, 5 या 15 और 1 16, यहाँ एक 5 एकम 5 और 1 6, एक शून्य रह गया था, लगा देंगे 66,550 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे आपको ऑप्शन से टिक करना है वो भी मैं आपको सिखाने का प्रयास कर ही रहा हूँ, और कैसे हल करते हैं तो दोनों चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए हमारी क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी लंबी हो रही है, यानी कि 40 से 50 मिनट हो जाती है। तो घबराना नहीं है, आप 4 क्लासों में 40 क्लास के बराबर सीखेंगे। ये मेरा आपसे विश्वास है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, चाहे आपने चैप्टर वाइज पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो सिर्फ हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, उससे जुड़ी हुई बातों को जानना है, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को सीखना है, ताकि अगर उस टाइप का क्वेश्चन हमें किसी एग्जाम में मिल गया तो हम विद इन सेकंड उसे सॉल्व कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप धन्यवाद मैं आपको दे ही रहा हूँ, आप भी बदले में अगर समझते हैं कि हाँ हमें भी धन्यवाद सर को बोलना चाहिए, तो धन्यवाद भी बोलिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, अपने उन दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक जरूर पहुंचाइए जहां जिन्हें इस टाइप के कंटेंट की आवश्यकता है। तो आप भी अपना फर्ज निभाइए, मैं तो अपना फर्ज निभा ही रहा हूँ। जरूर अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि बहुत जल्द हमारे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल।